हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है और आप कह रहे कि संविधान सुरक्षित है। युवाओं को बेरोजगार किया जा रहा और आप कह रहे कि संविधान सुरक्षित है। SC/ST पे हमला किया जा रहा बार बार और आप कह रहे कि संविधान सुरक्षित है। दिन प्रतिदिन बाजारीकरण किया जा रहा है शिक्षा को, रोजगार को, और आप कह रहे कि संविधान सुरक्षित है। और जय भीम सिर्फ दो शब्दों का शब्द नहीं है साहब। जय भीम जब बात आती है तो जय भीम यह सिखाता है कि बहनों बेटियों की आबरू होती है तो उससे लड़ना सिखाता है। जय भीम इंकलाब पैदा करता है। जय भीम अपने समाज के हक और हुकूक की लड़ने की बात सिखाता है साहब। जय भीम बहुजन को विरासत को बचाने की बात करता है साहब। हे भारत के युवा जगो, हे भारत के युवा जगो, हम तुम्हें जगाने आए हैं और 100 ग्रंथों का एक ग्रंथ संविधान बताने आए हैं, संविधान बताने आए हैं। आज कानून दिवस है, आज मूल्यांकन करने का दिवस है। क्यों मूल्यांकन करिए कि हमारे मसीहा अथक प्रयासों से, तमाम बढ़ते हुए खाइयों से, तमाम मतलब कि झेलते हुए हमको आपको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब संविधान दिए, तो संविधान पहुंचा कहाँ है? आपका बेटा भाषण नहीं देंगे, हमको मंथन करना है। मिल के जैसे मीटिंग किया जाता है, संवाद, क्योंकि बिना संवाद बिना मंथन किए संविधान जहां है वही रहेगा। अगर मंथन करेंगे तो संविधान धरातल पर उतरता हुआ दिखाई देगा। भारत को आजाद हुए इतने साल हो गए। जब 26 जनवरी को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब संविधान सौंप रहे थे तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब बहुत प्रसन्न थे। जब संविधान सौंप के निकल रहे थे तो तमाम समाजवादी के लोग, तमाम उनके विपक्ष के लोग कहें, करे अम्बेडकर तुम इतना प्रसन्न क्यों हो, इतना तुम खुश क्यों हो? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने कहा हंसते हुए कि हमने जो छुआछूत झेला था, हमने जातिवाद झेला है, हमने जो कठिनाइयां झेला है, जिस व्यक्ति को एक किताब पढ़ने का अधिकार नहीं था, लिखने का अधिकार नहीं था, और तमाम जो भी पीड़ा हमने झेला है, हर दर्दों की दवा उस समय इसमें तमाम डॉक्टर हैं, डॉक्टर है कि नहीं है? लेकिन हमारे आपों का बढ़ती हुई अमीरी और गरीबी का, छुआछूत का, तमाम जो भी कलंक चीज है, उन सब का दर्द का दवा था और उस दर्द के डॉक्टर कोई थे तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब से साथियों, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब गए थे। उन्होंने कहा कि मैं अपने संविधान को, अपने संविधान में अपने समाज के लोगों को सौंप के जा रहा है। उस हर दर्द की दवा इस संविधान में दे के जा रहे हैं साथियों, इसको पढ़ लेना, तुम्हारे हर दवा का लाइलाज होगा साथियों। तब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब स्वतंत्र थे और प्रसन्न थे। लोग कहते थे कि अम्बेडकर हम तुमको चौखट या रोशनदान से भी नहीं घुसने देंगे, लेकिन धन्य है, मैं धन्यवाद दूंगा मुस्लिम भाइयों का जिनके बदौलत डॉक्टर अम्बेडकर साहब संसद में पहुंचे और हमारे और आपकी किस्मत की बात लिखे। वो तो चाहते थे, वो जानते थे कि अम्बेडकर ना बिकने वाला आदमी है, अम्बेडकर ना टिकने वाला आदमी है, अम्बेडकर ना डरने वाला वो आदमी है। अगर संसद में जाएगा तो यही संविधान लिखेगा जो हमको आपको अधिकार की बदौलत यहाँ बात कर रहे हैं, हम लोग भूल पा रहे हैं। जब संविधान की हम प्रस्तावना की बात करते हैं तो संविधान के प्रस्तावना में ही तमाम चीजें निहित है, लेकिन विशेष रूप से समय का अभाव, लेकिन 3 बातों का ध्यान केंद्रित करेंगे और विशेष रूप से हम अपने युवा साथियों को, हमारी युवा बहनें जो बैठी है उन लोगों को, बड़े बुजुर्गों को, हमारे माताओं को, हमारे दादा का, हमारे महापुरुषों को जो करना था वो कर दिए, जिसके बदौलत हम लोग बैठे यहाँ। अब जिम्मेदारियां है संविधान को धरातल पे उतारने के लिए, अब जिम्मेदारियां है बढ़ती हुई अमीरी और गरीबी को समाप्त करने के लिए। तो हमारे और आप जैसे युवा पदाधिकारियों पे, युवा लोगों पे और मिशन सिंगरों पे कि कैसे समाज का दिशा निर्देश दिया जाए। आप देख रहे कि भारत की परिस्थितियों से गुजर रहा है और हम आप कह रहे हैं। गुजरात राजभर साहब ने कहा कि जब अम्बेडकर साहब चले गए तो उन्होंने कहा
कि जब तक संविधान रहेगा तब तक हम जिंदा रहेंगे, या मत समझना कि हम मर गए हैं। तो बात आती है कि क्या वास्तविक जिस संविधान की हम बात कर रहे हैं, तो संविधान आपका और हमारा सुरक्षित है? कहीं कहीं अगर आप आकलन करेंगे तो हमारा और आपका संविधान सुरक्षित नजर आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा साहब, क्योंकि ये जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, जो ये मनवादी लोग हैं, या आरएसएस के जो चोला पाने हुए लोग हैं, वो तो चाहते हैं कि संविधान के बदौलत मनुस्मृति लागू कर दिया जाए। यह तो तय हमको और आपको करना है। डॉक्टर भीम अम्बेडकर साहब कहा के गए थे, ये मेरे साथियों, मैं संविधान तो बहुत सुंदर, सुशील, लचीला, कठोर, हर दर्द की दवा दे के जा रहा हूं, लेकिन संविधान को चलाने वाले लोग अगर अच्छे मिलेंगे तो संविधान अच्छा साबित होगा। अगर इस सत्ता में बैठे हुए बुरे लोग मिलेंगे तो संविधान बुरा साबित होगा। और आप अपने आंखों से देखा हुआ हाल देख रहे हैं साथियों। तो हमको आपको तय करना पड़ेगा, क्योंकि डॉक्टर भीम अम्बेडकर साहब भी कहे थे कि सत्ता, स्वाभिमान, संघर्ष, अधिकार बिना संघर्षों के नहीं मिलेगा। अगर संविधान को बचाना होगा तो संघर्ष सड़क से लेकर सदन तक करना पड़ेगा। हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है और आप कह रहे कि संविधान सुरक्षित है। युवाओं को बेरोजगार किया जा रहा और आप कह रहे कि संविधान सुरक्षित है। SC/ST पे हमला किया जा रहा बार बार और आप कह रहे कि संविधान सुरक्षित है। दिन प्रतिदिन बाजारीकरण किया जा रहा है शिक्षा को, रोजगार को, और आप कह रहे कि संविधान सुरक्षित है। अरे साहब, कहां से सुरक्षित है? हम नहीं, डॉक्टर भीम अम्बेडकर साहब भी कहे थे कि शिक्षा उछेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। क्योंकि सत्ता में बैठे हुकुम के हालात लोग, ये माफी दीदी लोग, ये जानते हैं कि अम्बेडकर के वंशज हैं। ये जो प्याला, ये शिक्षा का हम पी रहे हैं, तो धनराज से लेके कुटुबिया से लेके तमाम लोग दिल्ली की सल्तनत को हिलाने की तजुर्बा रख रहे हैं। इनको शिक्षा से बेदखल कर दो। न शिक्षा दोगे, न संसद में बात रखेंगे, न शिक्षा दोगे, न अपनी हक की बात करेगा, न शिक्षा देंगे, न ऐसे हम लोग कार्यक्रम करेंगे। साहब, ये सरकार, सत्ता हम करेंगे। अगर कोई कहेगा कि सरकार पे क्यों, तो साहब अगर हमारे पिताजी हमारे पिता हैं तो खाना नहीं मिलेगा, तो हम अपने पिताजी से कहेंगे ना कि पिताजी हमको भोजन नहीं मिला। तो सत्ता में बैठा हुआ हुक्मरान तानाशाह जो दिल्ली की सल्तनत में बैठा हुआ हमारा अगर मालिक है, तो सिर्फ एक का प्रधानमंत्री नहीं है, हम सभी का प्रधानमंत्री है, वो हमारा राजा है। तो हम उससे सवाल करेंगे कि तुमको वोट की ताकत के बदौलत तुमको दिल्ली की सल्तनत पे भेजे हैं, गणतंत्र राज्य पे, लोकतांत्रिक राज्य पे। इस लोकतंत्र का मतलब जनता के द्वारा जनता के लिए चुनी गई सरकार, लेकिन ये सिर्फ चुनिंदे लोगों के लिए, अडानी और अंबानी लोगों के लिए ये सरकार सिर्फ काम करेगी। तो सत्ता से सवाल तो आपको पूछना पड़ेगा साहब। तब धनराज कहता है कि हो गया सवाल, अब जवाब चाहिए। हो गया सवाल, अब जवाब चाहिए। अरे क्या हुआ, कैसे हुआ, कैसे बेरोजगारी, कैसे छुआछूत, कैसे हमारे बहनों पे अत्याचार बढ़ रहा है, इसका अब हिसाब चाहिए। हिसाब चाहिए, ये तय आपको करना है कि हिसाब कैसे लेना है। हिसाब कई प्रकार का होता है, हम संवैधानिक तरीके से लेंगे, क्योंकि बहुजन विरासत के बचाने वाले लोग हैं साहब। अम्बेडकर मिशन मूवमेंट के एक छोटे से हम लोग सिपाही है साहब। लहू का एक एक बूंद संविधान को बचाने के साथ बहुजन महापुरुषों पे कभी आ जाएगा, तो धनराज का लहू का एक कतरा इंकलाब लिखेगा। और जब इंकलाब लिखेगा तो जय भीम लिखेगा साहब। और जय भीम सिर्फ दो शब्दों का शब्द नहीं है साहब। जय भीम जब बात आती है तो जय भीम यह सिखाता है कि बहनों बेटियों की आबरू होती है तो उससे लड़ना सिखाता है। जय भीम इंकलाब पैदा करता है। जय भीम अपने समाज के हक और हुकूक की लड़ने की बात सिखाता है साहब। जय भीम बहुजन को विरासत को बचाने की बात करता है साहब। जय भीम और नीला क्रांति से हर किसी की बात नहीं साहब, उसको धरातल पे उतारना पड़ेगा। फिर जब हम चलते तमाम बातें, लेकिन 3 बातें मैं कहूंगा कि प्रस्तावना में सामाजिक न्याय की बात हुई, आर्थिक न्याय की बात हुई, राजनीतिक न्याय की बात हुई। तो क्या आप सभी को सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय मिल चुका है?
कहीं आप पाएंगे तो आप कोसों कोसों दूर है। जब हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो सामाजिक न्याय में हमारी आपकी बातें होती हैं कि हम कोसों कोसों दूर हैं। सामाजिक न्याय में एक मोच रखने वाले को मार दिया जाता है, एक छोटे से बालक को पानी पीने के लिए उसको मार दिया जाता है। तमाम हमारी बहन बेटियों के साथ आपरूर उभरा और हम और आप सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। एक दूसरे से हम और आप सामाजिक ताना के साथ उस मित्रत्व का संबंध को हम आगे लेके नहीं बढ़कर हम सामाजिक से कहीं बहुत दूर है साहब। फिर जब बढ़ते आर्थिक न्याय, तो उस आर्थिक न्याय में जब संविधान बना उसके बाद समाजवाद शब्द जोड़ा गया। आर्थिक न्याय में समाजवाद 42वें संविधान संशोधन में 1976 में जोड़ा गया कि जो अमीरी और गरीबी की खाई है उसको समाप्त किया जाए। समाजवाद का अर्थ है कि सबको समानता का व्यवहार। आप खुद आकलन कर लिएगा हम आप कहाँ हैं। लेकिन वो सिर्फ संविधान में नहीं थे, उसको ये सत्ता ये सरकार धरातल पे नहीं हुई। समाजवाद का सब सिर्फ समाजवाद तक ही सीमित रहा। फिर जब हम समझे हैं तो राजनीतिक न्याय की बात, राजनीतिक स्वतंत्रता कहाँ तक मिली है। जब हम आप निकलते हैं तो पता चलता है कि जो धन्ना सेठ है, जो हुक्मरान है, जो पैसे वाले लोग हैं, जो ठेकेदार हैं, जो दलाल हैं, वही सिर्फ नेता बनेंगे कि जेपी राव विल्सन से लेके गुड्डू राव से लेके हमारे जैसे लोग, आप जैसे बहुजन समाज के सच्चे सिपाही लोग इस देश पे अपनी बात रखेंगे कि नहीं रखेंगे साहब। ये कहाँ है आप राजनीतिक न्याय की बात करते हैं। जब ये सरकार अगर राजनीतिक न्याय की बात करती है तो सवाल है धनराज का कि हमारे महिलाओं के लिए, हमारे बहनों के लिए 33% आरक्षण संसद में महिलाओं का क्यों नहीं पारित किया जा रहा। ये संविधान पूछता है, ये बड़ेसर की धरती पूछता है साहब। ये कहाँ है। तमाम बातें करेंगे तो तमाम संविधान में है, लेकिन तमाम चीजें छुआछूत आर्टिकल 70 में कहा गया कि छुआछूत खत्म होगा। लेकिन आप देखिए कि आज भी लोग इस बरेसर से निकलिए, जैसे जैसे उच्च पदों पे जाएंगे, जैसे जड़े दूसरे राज्यों में जाएंगे, आप बिहार देख लीजिए, आप मध्य प्रदेश देख लीजिए, इस उत्तर प्रदेश का बरेली देख लीजिए, लखनऊ के आगे, आज भी छुआछूत धरातल पे खत्म नहीं हुआ है साहब। सिर्फ ये संविधान में धरातल पे इसको उतारना पड़ेगा। जब फिर हम चलते हैं तो संविधान का तो सिर्फ ये सरकार ये तमाम चीज धज्जियां उड़ा के रख दी है। बहुत दुख के साथ करना पड़ता है। जब हम बात करते हैं व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और प्रेस, हम चौथा स्तंभ कहते हैं। इन व्यवस्थापिका तो बात ही ना करें क्योंकि सत्ता उनकी है। फिर जब कार्यपालिका की क्या बात करें, वो कानून बनाते हैं तो न्यायपालिका तुरंत आंख मूंद के पारित कर देती है। मैं उनसे उम्मीद नहीं करता हूं, लेकिन लोग कहते थे कि तमाम लोगों का इलाज एक चौथा स्तंभ पत्रकार को लोग मानते थे। लेकिन इस सरकार में वह गोदी मीडिया, वो मनु मीडिया, वो बिक चुकी मीडिया साहब, हमको इनसे भी भरोसा उठ गया है। हमको और आपको खुद ही मीडिया, सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, खुद से अपनी मीडिया को लॉन्च करना पड़ेगा। माउथ टू माउथ, जो माननीय मसीहा कांसीराम कहते थे कि मिशन मूवमेंट को माउथ टू माउथ जन जन अपनी बात को पहुंचाना पड़ेगा। इस मनु मीडिया, गोदी मीडिया के चक्कर में आप मत फंसिए। इस संविधान में तो तमाम बातें हैं, वही बातें कि गलत लोगों के हाथों में संविधान पहुंच गया साहब। तो लड़ लीजिए, क्योंकि इतिहास लड़ने वालों की लिखी जाती है, इतिहास कभी कायरों की लिखी नहीं जाती है, इतिहास लड़ने वालों की लिखी जाती है साहब। आप ही कहते हैं ना, अरे हम तो अम्बेडकरवादी हैं, हम संघर्षों के आदी हैं। तो रहा सिर्फ जय भीम, नमो बुद्धाय, बहुजन विरासत जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद से बातें नहीं होगा। उसको धरातल पे उतारना पड़ेगा, आपको मंथन करना पड़ेगा कि जिस समय डॉक्टर अम्बेडकर को ना पढ़ने का, ना लिखने का, किसी भी चीज का अधिकार नहीं था। इमोशन होना पड़ेगा इन भावनाओं को समझने के लिए। उस समय मेरे भाई, मेरी माँ, विशेष निवेदन है, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर साहब कहे थे कि समाज का पैमाना सिर्फ पुरुषों के आने से नहीं होता है। जब हमारे समाज की महिलाएं आगे बढ़ती हैं तब उस समाज का पैमाना मापा जाता है। तो मेरी माँ
मेरी बहनों, आपसे निवेदन है मेरी माँ कि एक घर की मुखिया मेरी माँ, आप जब आप शिक्षित होंगे तो पूरे परिवार को शिक्षित कर देंगे। इसीलिए विशेष निवेदन अपनी माँ से कि अपन बचवा को एक रोटी कम खाई, लेकिन अपन बचवा के पढ़ाई। तू कहबो का है तो कहिया कि बेटा जब तू पढ़ लेबा तो नौकरी मिल जाए, जब नौकरी मिली तब पैसा मिले, जब पैसा मिली माई तो घर बन जाए, सम्मानों मिले लगे, अधिकारों मिले लगे, खाना में तो हर बातों सुने जाए लगे। दादा आदमी कहने लगे पैसा ना कौड़ी सबसे बड़ा, तब बाप ना मोया पता नहीं सबसे बड़ा रुपया, लेकिन उस रुपये के साथ सामाजिक चेतना को बरकरार रखना पड़ेगा, सामाजिक चेतना को आगे बढ़ाना पड़ेगा, हमको मंथन कराना पड़ेगा कि संविधान हमारा आपका कहाँ है, बाबा साहब का कारवा कहाँ है, माननीय मसीहा कांसीराम साहब का कारवा कहाँ है। माननीय मसीहा साहब ऐसे नहीं साहब, हम आप के घर के अगल बगल में बहन बेटी की आबरू लूट ली जा रही है, हम लोग बेरोजगार हो जा रहे हैं, तमाम संविधान पे हमला हो जा रहे हैं, फिर भी हम चुप हैं। अरे कौन है कांसीराम, अरे धन्य है कांसीराम। सिर्फ 14 अप्रैल का छुट्टी ना होने के लिए माननीय कांसीराम साहब कहें कि अरे हमारे संविधान निर्माता साहब जो सबको संविधान दिया, लोकतांत्रिक संविधान दिया, उस संविधान उस मसीहा के जन्मदिन पर छुट्टी नहीं मनाया जा रहा है। सिर्फ उस बात को लेकर एक छोटी सी बात कहा जाए, एक बड़ी सी था तो बहुत बड़ी बात, लेकिन एक दिमाग में हल्का, और हमारे आपके सामने हत्याएं हो रही हैं, बेरोजगारी हो रही, संविधान पे हमला हो रहा है, तमाम चीजें हो रहा है, और हम आप चुप हो रहा। तब तो लग रहा है कि हम अम्बेडकर के वंशज नहीं हैं, उन सब सावरकर के वंशज आप दिखाई दे रहे हैं। अगर अम्बेडकर के वंशज हैं, अगर अम्बेडकरवादी समझते हैं तो वास्तविक उस विचारधारा को अपनाइए, वास्तविक उनको बातों को मानिए, तब जाके हम आप मानेंगे कि अम्बेडकर को मानने वाले लोग। संविधान को पढ़ने के साथ उनकी बातों को मानना है, उनके विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने की धारा, क्योंकि आप देखिए बहुत ही विकराल परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र साहब, इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने कहा कि फीस 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 और शिक्षा शिक्षा शिक्षा। क्यों? क्योंकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में नहीं गया होता तो मैं आपके सामने नहीं बात कर पाता। अगर विश्वविद्यालय में नहीं गया होता तो अपने बहुजन समाज के युवाओं को फीस वृद्धि से तमाम अधिकारों की लड़ाई हम नहीं लड़ पाते। फीस वृद्धि कहाँ 400% बढ़ा दिया गया, जो फीस 3000 लगता है तो उसको 1200 कर दिया। आप खुद देखिए जो 0 फीस पे एडमिशन होता है बीएड पीटी तमाम चीजों का, उसको खत्म कर दिया। क्यों? क्योंकि शिक्षा सवाल पैदा करती है। बस शिक्षा का शब्द को समझ जाइए और हमको कुछ समझाने की बात नहीं है। आप कहेंगे धनराज बोलता नहीं साहब, धनराज अगर 10% बोलता है तो 20% धरातल पे उतारते हैं। हम खुल के चुनौती देते हैं मनवादियों को कि कान खोल के सुन लो, ये भारत संविधान से चलता है, संविधान से चलेगा। अगर दोबारा कोरे गोरे गांव दोहराने की बात आएगी तो दोहराया जाएगा। हम खुल के कहेंगे कि पढ़ेंगे डॉक्टर बीआर अम्बेडकर साहब की तरह और लड़ेंगे भीमा कोरे गांव की तरह। आपका बेटा कहेंगे कैसे नहीं साहब, 36 मुकदमे लेके चल रहा हूँ, कोई चोरी डकैती बलात्कारी हत्या में नहीं। जब जब समाज पे अत्याचार हुआ है, जब जब शिक्षा पे हत्या हुआ, जब जब शिक्षा पे हमला हुआ है, अगले कड़ी में लड़ाई लड़ा और नैनी सेंट्रल जेल में 4-4 बार कैद होकर रहने का काम किया। मैंने कहा प्रशासन से कि तुम जेलों में बंद कर सकते हो, हमारे बहुजन विरासत के बहुजन मिशन मूवमेंट को, हमारे विचारधारा को कैद नहीं कर सकते, तुम हमारी हड्डियां तोड़ सकते हो, हौसले नहीं। तब धनराज कहता है कि यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। ये जज्बात, ये जुनून, धैर्यता बहुत जरूरी है साहब। जज्बात के साथ धैर्यता को तालमेल बनाना पड़ेगा। कांसीराम साहब कहते हैं कि दिल में ठंडक, दिमाग में ठंडक, दिल में आग रखना चाहिए। तो दिमाग में आग रखो, दिल में ठंडक के साथ कि कैसे क्या करना है। तभी धनराज कहता है यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमीन बंजर हुई तो क्या हुआ, वहीं से जल भी निकलेगा। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमीन बंजर हुई तो क्या हुआ, वहीं से जल भी निकलेगा। ना रहो मायूस इन अंधेरों से साथियों, इन अंधेरों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा, सुनहरा कल भी निकलेगा।